नमस्कार। आप देख रहे हैं क्यूआई और मैं हूं प्रवीण झा। आज से हम लोग एक सीरीज लेकर आ रहे हैं बंगाल विधानसभा चुनाव की, और इसके बाद हम लोग असम को लेकर भी आएंगे। असम पर भी हम लोगों की चर्चा होगी। और बंगाल विधानसभा चुनाव में जो चर्चा आपको यहां देखने को मिलेगी वो शायद आपको नेशनल मीडिया पर भी ना देखने को मिले, क्योंकि बंगाल की जो 294 सीटें हैं, सभी सीटों के बारे में विस्तार से हम लोग एक एक कर विश्लेषण करेंगे। और उसी कड़ी में आज हम लोग जो ये शुरुआत कर रहे हैं उसमें शुरुआत करेंगे हम लोग नॉर्थ बंगाल से। नॉर्थ बंगाल में क्या है, वहां का सियासी समीकरण क्या कहता है, अभी तक वो किसका गढ़ रहा है, और अब आने वाले समय में वहां पर क्या क्या गुनागणित हो रहा है पॉलिटिकल रूप से, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ हमारे सहयोगी जो हैं संजीव प्रियदर्शी जी, वो जुड़ेंगे और उनसे हम जानेंगे कि आखिर वहां पर समीकरण क्या क्या कह रहा है। और खास करके नॉर्थ बंगाल में, क्योंकि जब से एक प्रकार से घोषणा हुई बंगाल चुनाव की 15 तारीख को, उसके बाद से लगातार ये हम लोग कह रहे थे कि आखिर बंगाल इलेक्शन को जो नेशनल मीडिया में जिसकी चर्चा नहीं होती है, बहुत कम चर्चा होती है, क्योंकि वहां बंगाली जो लैंग्वेज है उसको लेकर हिंदी भाषी पत्रकार वहां पर ज्यादातर नहीं जाते हैं कवरेज के लिए। तो अब वहां पर क्या स्थिति है, इस पर हम लोग आज से लगातार ये कार्यक्रम करेंगे और आपको हर दिन 8 बजे ये आपको देखने को मिलेगा। 294 विधानसभा सीटों के बारे में हम लोग बात करेंगे। और आज जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो उत्तर बंगाल पर चर्चा कर रहे हैं। उत्तर बंगाल में कौन कौन सी सीटें हैं और कितनी सीटें हैं, खास करके अगर उसके बारे में हम लोग एक बार देखें तो हम लोग देखेंगे कि जो ये एक पॉलिटिकल मैप, पहले हम आपको दिखाते हैं कि आखिर पॉलिटिकल मैप जो है वो किस प्रकार से है, और उस पॉलिटिकल मैप के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि हम लोग किस किस मैप के बारे में और कहां कहां किस किस सीट के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। तो वो जो हम लोग चर्चा करेंगे उसमें दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, इसके अलावा उत्तरी दिनाजपुर, दक्षिणी दिनाजपुर, मालदा, ये सभी जो क्षेत्र हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और लगभग लगभग यहां पर जो सीटें हैं उसके बारे में भी एक बार हम अपने दर्शकों को बता दें कि यहां पर जो सीटें हैं वो कितनी हैं और अभी तक जो है वहां पर कब्जा किसका रहा है। तो यहां पर 8 जिले हैं और 8 जिलों में लगभग 54 सीटें हैं, और 54 सीटों पर ये भारतीय जनता पार्टी का एक प्रकार से मजबूत गढ़ माना जाता है, क्योंकि 2021 के विधानसभा चुनाव में यहां पर 30 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी। 2024 के अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो उसमें भी यहां पर 6 सीट जो है, यानी 8 यहां पर इस पूरे रीजन में 8 संसदीय क्षेत्र हैं, उसमें 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा था। क्या उस पर ये जो कब्जा था भारतीय जनता पार्टी का, क्या इस बार उसको फिर से भारतीय जनता पार्टी दोहरा पाएगी, या इस बार ममता दीदी यहां पर कुछ खेल करने वाली है? क्योंकि जो आप देखेंगे कि जो ममता बनर्जी हैं वो सांसद तो हैं खास करके भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन बंगाल के सर्वोच्च सम्मान से ममता दीदी ने उनको नवाज दिया। इस सब पर हम लोग चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं संजीव प्रियदर्शी जी। संजीव जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आज चूंकि हम लोग बंगाल को लेकर चर्चा कर रहे हैं और बंगाल में आज हम लोग नॉर्थ बंगाल की चर्चा करेंगे, सबसे पहले एक ओवरलुक दे दिया जाए अपने दर्शकों को कि हम लोग क्या क्या चीज इसमें बताएंगे। जी नमस्कार आपके दर्शकों को भी। देखिए, पश्चिम बंगाल की राजनीति को समझना इसलिए मुश्किल हो जाता है, जैसा कि आपने भी बताया, कि वहां का लैंग्वेज जो है बांग्ला लैंग्वेज, उसको बिना समझे या बहुत ज्यादा रिसर्च किए बिना कोई भी सामान्य पत्रकार जो दिल्ली में बैठा है या लखनऊ में बैठा है या पटना में बैठा है, वो बंगाल के पॉलिटिकल इक्वेशन को क्रैक नहीं कर सकता है, उसको खुद ही नहीं समझ सकता है, तो दर्शकों को क्या बताएगा। लेकिन चूंकि मेरा पिछले इलेक्शन में भी मैंने पूरा कवर किया था बंगाल को, और वहीं से मैंने बंगाल को समझना शुरू किया। देखिए, बंगाल को अगर पॉलिटिकली आप देखें तो बंगाल
जैसे अगर बिहार की तुलना करें, जैसे बिहार मिथिला में बटा हुआ है, मगध में बटा हुआ है, आ, अंग में बटा हुआ है, या भोजपुर शाहबाद इलाके में बटा हुआ है, उसी तरह बंगाल भी पॉलिटिकली अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। जैसे नॉर्थ बंगाल की आज हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो माइनॉरिटी डोमिनेटेड रीजन है, और वो मुर्शिदाबाद, मालदा, वो सब तो है। इसके अलावा सेंट्रल बंगाल भी है एक हिस्सा। फिर है जंगल महल का इलाका, जो झारग्राम और ये सब जो आता है, पुरुलिया, ये सब जंगल महल के इलाके में आता है। और एक साउथ बंगाल जो है, जो ममता दीदी का सबसे बड़ा गढ़ है, और ममता दीदी का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो दो इलाकों में, एक तो साउथ बंगाल में जहां भद्रलोक से उनको और शहरी क्षेत्र के वोट मिलते हैं, और दूसरा वो जी वो सेंट्रल बंगाल में आ जाएगा, वो सेंट्रल बंगाल में ही आ जाएगा। और माइनॉरिटी डोमिनेटेड रीजन जहां मुर्शिदाबाद, मालदा, दिनाजपुर जो भी है, वहां उनको अच्छी खासी सीटें मिल जाती है। तो ये कुल इक्वेशन है। तो आज हम नॉर्थ बंगाल की चर्चा कर रहे हैं। तो नॉर्थ बंगाल में मूलतः आप देखेंगे, अगर क्षेत्रवार हम चर्चा कर ले एक बार, तो इसमें दार्जिलिंग और कलिम्पोंग का इलाका आता है। इसके अलावा आप देखें कि कूच बिहार का इलाका आता है, जहां राजवंशी कम्युनिटी जो है उनका डोमिनेंस है कूच बिहार में। इसके अलावा जलपाईगुड़ी और अलीपुर द्वार का इलाका भी इसमें आता है। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज बात कर लें एक बार, अगर अपने दर्शकों को बताएं कि मूलतः इसमें दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, अलीपुर द्वार, उत्तरी दिनाजपुर, दक्षिणी दिनाजपुर, मालदा जिले आते हैं। और ये उत्तरी दिनाजपुर, दक्षिणी दिनाजपुर, ये सिल्लीगुड़ी, बागडोगरा, ये सब कॉरिडोर है, जिसको आप चिकन लेग कॉरिडोर भी कहते हैं, जो सामरिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है भारत की सुरक्षा के दृष्टिकोण से। और अभी चर्चा भी चल रही थी कि बंगाल के कुछ हिस्सों को काटकर और बिहार के कुछ हिस्सों को काटकर सीमांचल एक यूनियन टेरिटरी बनाई जाएगी। तो वो यही वाला इलाका है, इसी इलाके से काट के, और बंगाल बिहार का पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, ये 4 जिले इधर से, और इधर अलीपुर द्वार, उत्तरी दिनाजपुर, दक्षिणी दिनाजपुर, इसको काटकर एक अलग राज्य बनाने की चर्चा चल रही थी। लेकिन वो चर्चा अभी चर्चाओं तक ही सीमित है। अब बात करते हैं, सबसे पहले दार्जिलिंग और कलिम्पोंग के बारे में बात करते हैं। देखिए, दार्जिलिंग और कलिम्पोंग का इलाका जो है, यहाँ हिंदू समाज जो आबादी है हिंदुओं की, वो 74%, और मुस्लिम की आबादी यहां बहुत कम है, 5.7%। नहीं, दार्जिलिंग और कलिम्पोंग, दार्जिलिंग और कलिम्पोंग की बात करें, दार्जिलिंग और कलिम्पोंग में 5.7% की आबादी है मुस्लिमों की, क्रिश्चियन है 7.7%, जी, और बुद्धिस्ट है 11%। अगर इसको विद इन हिंदू कम्युनिटी अगर इसको डेमोग्राफिकली देखें, तो एससी समाज की आबादी यहां 17% है, और एसटी समाज की आबादी 21%। तो दार्जिलिंग और कलिम्पोंग का ये इलाका जो है, ये यहां पे बीजेपी को अच्छी खासी बढ़त मिलती है। उसका कारण आप देख सकते हैं डेमोग्राफी में है, क्योंकि मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ही कम है, और जो बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है वो भी मूलतः झुकाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही रहा है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। इसके बाद जो इलाका है इसमें, वो है जलपाईगुड़ी और अलीपुर द्वार का इलाका। यहां भी आप देखें तो हिंदुओं की आबादी 81.5%, मुस्लिमों की आबादी 11.5%, क्रिश्चियन 4.8%, और बुद्धिस्ट 1.3% है। और विद इन हिंदू अगर देखें इसमें, जलपाईगुड़ी और अलीपुर द्वार इलाके में, तो अनुसूचित जाति यानी एससी समाज की आबादी 37% के आसपास है, और एसटी 18% के आसपास। मैं इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि बाद में जब हम चर्चा करेंगे तो यहां राजनीतिक समीकरण कैसे आकार लेता है, बीजेपी कैसे मुद्दा बनाती है, और कैसे ममता बनर्जी उसका काट करती है, ये सब इस इक्वेशन में छिपा हुआ है, ये डेमोग्राफी में छिपा हुआ है, पॉलिटिकल इक्वेशन। और एक जो इलाका इसमें बचा हुआ है मूलतः, वो आपका है कूच बिहार। कूच बिहार में हिंदुओं की आबादी 74% है, और मुस्लिमों की आबादी 25.5% है। ना बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन नाम मात्र के हैं, और एससी समाज यहाँ 50% से ज्यादा है, और एसटी समाज बहुत कम 0.6%। तो ये इसके मेन 3 रीजन है। और अगर उत्तरी दिनाजपुर और दक्षिणी दिनाजपुर की बात करें, तो ये नास्य शेख की यहाँ बहुलता है। नास्य शेख के बारे में भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे, ये मुस्लिम समाज से ही आते हैं नास्य शेख, और इसका पूरा इतिहास भी बताएंगे नास्य शेख का इसी प्रोग्राम में जब हम आगे बढ़ेंगे। तो ये कुल मिला जुला के ये स्थिति है। और मालदा भी हम जानते हैं, मालदा मुर्शिदाबाद
ये सब जो इलाका है ये मुस्लिम बहुल इलाका है। तो मालदा भी मुस्लिम बहुल है, उत्तरी दिनाजपुर और दक्षिण दिनाजपुर भी मुस्लिम बहुल है। हालांकि सॉरी, जी